Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are here to revise the chapter of time of supply under GST. Okay, so सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर से. व्हाट डज टाइम ऑफ सप्लाई मींस, उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना है एंड उसका यूज कैसे करना है एंड इन विच सेक्शंस these provisions are contained. Okay, so first of all on the whiteboard I am going to write down what is the meaning of time of supply. फॉर एग्जाम्पल आप मिस्टर ए हो. ओके, आप मिस्टर ए हो, आपने गुड्स बेचा है मिस्टर बी को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 1 अप्रैल 2021. ओके, अब यहां पर जो क्रेडिट टर्म्स है जो आपने मिस्टर बी को दिया हुआ है, दैट क्रेडिट टर्म्स इज 60 days. दैट क्रेडिट टर्म्स इज 60 days. ओके, 60 दिन के बाद पैसा देना है. तो यहाँ पर 1 अप्रैल का कहा है मैंने, सो 30 जून तक यहाँ पर आपको पैसा आएगा. यस और नो? अप्रैल में नहीं, रियली सॉरी, 31 मई तक पैसा आएगा. 30 मई तक 60 days. ओके, सो यहाँ पर दो चीजें हैं. सबसे पहली चीज, आपने कब उसको सेल किया. आपने मिस्टर बी को कब सेल किया. सो बी को आपने सेल किया 1 अप्रैल को, वेरेज आपको उस ट्रांजेक्शन का पेमेंट कब रिसीव होने वाला है. कहना है 30 में. यस. ओके, सो बी के परस्पेक्टिव अगर हम जाने, तो बी को आपको पे करने का लायबिलिटी कब अराइज हुआ. कहना है 1 अक्टूबर. द लायबिलिटी टू पे बाय बी अरोज ऑन 1 अप्रैल 2021. Okay. However, actual payment shall be made on 30th May 2021. Clear है? So यहाँ पर जो दिन liability arise हुआ, that day is called as time of supply under GST. ठीक है? अब यहाँ पर जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई बात कर रहे हैं, हम जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट करने का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हैं. ओके, द डेट ऑन विच द लायबिलिटी इज अराइजिंग इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर है? माना पेमेंट ड्यू डेट कुछ अलग होगी, कंपोजिशन के लिए पेमेंट ड्यू डेट अलग है, फिर नॉर्मल लोगों के लिए पेमेंट ड्यू डेट अलग है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. दिस इज द पेमेंट ड्यू डेट. ओके, सो यहाँ पर जो 30th में है, दिस दिस क्राइटेरिया, दैट इज दिस एस्पेक्ट वर्क एज अ पेमेंट ड्यू डेट. ओके, सो जीएसटी में जो पेमेंट ड्यू डेट है वो क्या होती है. जनरली इट इज 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ. 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ. ओके, मतलब अगर हम अभी सितंबर मंथ में हैं, तो सितंबर मंथ में जो भी टाइम ऑफ सप्लाई का जो भी डेट्स आया होगा, 1 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर, इन सब का टोटल जीएसटी आपको कब तक पे करना होता है. 20 अक्टूबर तक. क्लियर है? सो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट on which the liability to pay tax arises. Okay, so this should not be misconcepted as the payment due date. ठीक है, 20th October is a payment due date, not the liability arising date. Liability of September you are going to discharge in October, so time of supply will be coming in September. Is it very clear? So this is basically time of supply. So time of supply is contained in chapter number 4 of CGST Act. अब चैप्टर नंबर 4 में 3 सेक्शंस हैं. ठीक है, मतलब ज्यादा सेक्शंस है. सेक्शन नंबर 15 भी है, बट सेक्शन नंबर 15 इज अवर डिस्कशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, हमारे को यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्कस नहीं करना. चैप्टर नंबर 4 ऑफ CGST एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस फ्रॉम 12, 13, 14, 15 सेक्शन नंबर. ओके, so section number 12, 13, 14 are the part of time of supply in our syllabus, whereas section number 15 is the part of value of supply. Clear? Section 12 will be helpful for determining time of supply of goods. ओके, गुड्स अगर आपने किसी को सेल किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी कब गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए. ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. Whereas section 13 is applicable in case of supply of services. अगर आप सर्विस किसी को दे रहे हो, तो उस सर्विस पर आपको टैक्स जो पे करना होता है, वो लायबिलिटी कब अराइज होगा, ये आपको सेक्शन नंबर 13 बताएगा. सेक्शन नंबर 14 क्या बताएगा? There can be change in rate of taxes when you are providing certain services. Okay, services or goods, whatever the case may be. So जब भी change in rate of tax होता है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल आज का तारीख है से 21 सितंबर. ओके, सो 21 सितंबर
is the date. So today is say 21st September 2020-21. Okay, आज के दिन पे मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। आज के दिन पे रेट ऑफ टैक्स है 18%, बट कल फॉर एग्जाम्पल आई एम चार्जिंग सम कंसिडरेशन फ्रॉम यू फॉर दिस सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर जब मैं कंसिडरेशन चार्ज करने जा रहा हूँ तब रेट ऑफ टैक्स मेरा हो गया है 28% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपसे 28% कलेक्ट करना चाहिए कि जो दिन लेक्चर दिया उस दिन के रेट के हिसाब से कलेक्ट करना चाहिए। सो दिस प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड बाय सेक्शन 14 विच सेज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या लगेगा एंड ओल्ड रेट पर आपको टैक्स पे करना है कि न्यू रेट पे टैक्स पे करना है। क्लियर है? ओके। So now without wasting much of your time, let us begin the core discussion on section 12, 13, 14. Coming back to chart book. Okay. As you can see on the screen, time of supply for goods is divided into three parts. The first part is normal supply of goods. Normal supply का मेरा मतलब ये है कि supply of goods on which tax is arising under forward charge mechanism. अगर forward charge में tax का liability आता है, so normal supply of goods के provisions के हिसाब से हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके। वेयर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ गुड्स, मतलब मैंने कुछ गुड्स ऐसे परचेस किए जिसपे मैं एज अ रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बनता हूं, देन आई हैव टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच परचेज ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12(3). ओके, देन कम्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का भी टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल के हिसाब से ही है, बट देर इज सम difference which we will be understanding in later part of our lecture. So now let us start and understand the normal supply of goods. Very easy, ekdam easy. Date of invoice or last date to issue invoice, whichever is earlier. Date of invoice or last date to issue invoice, whichever is earlier. What is the meaning of date of invoice? Date of invoice मतलब जो दिन आपने invoice बनाया, clear? Whereas last date to issue invoice is nothing but आपको invoice कब तक बनाना चाहिए था. So which provision tells us or guides us as to by when we have to issue invoice? The answer is section 31. Section 31 of CGST Act tells about up to when we have to issue invoice in which circumstances. Okay. So if I am talking about normal supply, अगर मैं normal supply of goods की बात करूं, so इसमें इस section ने कहा है, section 31(1) ने कहा है, it should be raised, that invoice should be raised up to removal or delivery. रिमूवल किस केस में, डिलीवरी किस केस में, आइए समझते हैं। द सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर आप लोग को गुड्स बेचने के लिए गुड्स भेजना पड़ता है, इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स यू हैव टू सेंड द गुड्स, ओके, आपको मूवमेंट करनी पड़ती है, देन इन दैट केस आपका गुड्स जब आपके फैक्ट्री से या आपके गोडाउन से रिमूव होगा, एट दैट टाइम आपको इनवॉइस बनाना चाहिए। फिर बाय दैट टाइम मतलब उसके पहले बनाया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट अप टू दैट इज मैक्सिमम आपको रिमूवल तक का टाइम है। ओके, अगर आप रिमूवल तक इनवॉइस नहीं बनाते हो तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रिमूवल तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? नेक्स्ट, वेयर सप्लाई डिड नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ऐसे कई बार कुछ गुड्स हम सप्लाई करते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फर्नीचर डीलर, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि किसी के जगह पर जाके मुझे फर्नीचर बनाना है, उधर जाके बनाना है, तो सारे के सारे पार्ट्स में लेकर के गया एंड वहां पर असेंबल किया, वहां पर मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर सप्लाई डिड नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैंने वहां पर जाके बनाया, मैंने वहां पर जाके इंस्टॉल किया, सो एट दैट टाइम जब मैंने उस प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर का, दैट इज वहां पर जो मैंने बनाया उस फर्नीचर का डिलीवरी दिया, ठीक है, द डे व्हेन आई कंप्लीटेड एंटायर वर्क, दैट डेट शुड बी द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात का आपको और एक ध्यान रखना है, रिमूवल और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द प्रोविजन ऑफ रिमूवल और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, नो,
These are two different cases, two independent cases. Okay, accordingly you have to think. So what is the answer? Date of invoice or last day to issue invoice, whichever is earlier. Clear? What is the last day to issue invoice? Removal or delivery, not whichever is earlier. Removal when the supply involved movement of goods, delivery when supply did not involve movement of goods. One more point I would like to highlight here, the regarding date of invoice. Now there are certain companies which are required to follow e-invoice provisions. Okay, e-invoicing applicable है. अब जब भी e-invoicing applicable होगी, तभी जो आपका रूल 48 सब रूल 4 जो कहता है, जो आपको पोर्टल पे इनवॉइस बनाना है, दैट ई इनवॉइस का डेट वुड बी कंसीडर्ड एज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा. दिस इज अ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, सो जब भी आप ई इनवॉइस बनाते हो तो ई इनवॉइस का जो डेट होगा दैट विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इररेस्पेक्टिव वेदर यू आर इशूइंग इनवॉइस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कभी भी मान लो आज मैंने टैक्स इनवॉइस बनाया मेरे टैली में, दैट इज इररेलेवेंट. ई इनवॉइस पे जो डेट रहेगा दैट विल बी रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. क्लियर है? ओके, देन इफ सप्लाई इज ऑन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. ओके, मैंने फॉर एग्जांपल ये पेन आपके लिए भेजा है. ठीक है, आपका दुकान है, आई एम सेंडिंग यू दिस पेन. अब मैंने आपको क्या कहा है कि भाई ये पेन आप रखो, आपको अगर पसंद आए तो ले लेना, अदरवाइज मुझे वापस दे देना. ओके, दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई, दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. अब अप्रूवल बेसिस में होता क्या है, बायर के पास ऑप्शन है, अगर उसको पसंद आए तो रखेगा, नहीं तो मुझे वापस कर देगा. सो इफ ही डज नॉट रिटर्न दैट गुड्स और डज नॉट अप्रूव दैट गुड्स विद इन 6 months, it would be deemed to be supplied to him and tax invoice should be issued by the end of such 6 months. क्लियर है? अगर उसके पहले उसने एक्सेप्ट किया तो तब तक बनाना है. ओके, और अगर उसने 6 महीने तक एक्सेप्ट नहीं किया मेरे गुड्स को, ना ही रिजेक्ट किया, then in that case 6 months के end पर, that is on the expiry of 6 months, I have to issue invoice. क्लियर है क्या? ओके, तो ये कहां पर लिखा हुआ है? सेक्शन 31(7) में. एज पर सेक्शन 31(7), the invoice in case of goods sent on approval basis has to be issued on or before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. सिंपल सी बात है, जब भी बायर ने एक्सेप्ट किया वो डेट और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, तब तक मुझे क्या करना है? इनवॉइस इशू करना है. एंड दैट लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हैज टू बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस, एंड विच एवर इज अर्लियर वुड बी अवर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. क्लियर? ओके, देन नोट्स में यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. इट इज बट ऑब्वियस, जब भी हमने टाइम ऑफ सप्लाई का डिस्कशन किया, एट दैट टाइम वी नेवर कंसीडर्ड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. हमने कभी भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बारे में बात ही नहीं की. ओके, सो जब हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं तो एडवांस पर जीएसटी लगाने का सवाल ही नहीं है. ओके, समझ में आई ये बात? सो हियर वी हैव कंप्लीट विद नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन कंटिन्यूअस सप्लाई, है ना? ओके, नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज. whenever I am purchasing some goods on which tax is to be paid by me under reverse charge mechanism, सो उस केस में मुझे, दैट इज रिसिपिएंट को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का लायबिलिटी कब अराइज होता है? इट विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12(3). क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई. पॉइंट नंबर 1, यू आर द टैक्सेबल पर्सन. आप टैक्सेबल पर्सन हो, रिसिपिएंट इज द टैक्सेबल पर्सन. ठीक है, रिसिपिएंट इज टैक्सेबल पर्सन, नॉट सप्लायर. ओके, तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंट्रीज देखेंगे हम, तो हमेशा रिसिपिएंट का देखेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला, नॉट सप्लायर. इज इट वेरी क्लियर? ओके, सो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज वी हैव टू कंपेयर 3 डेट्स. कौन सा 3 डेट्स? सबसे पहली चीज, रिसिप्ट ऑफ गुड्स. रिसिप्ट ऑफ गुड्स जब आपको मिले, ठीक है, वो डेट इज रिलेवेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी कम टू नो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड. तो आप अगर कोई कंपनी में काम कर चुके हो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो आपको पता होगा GRN बनता है.
बनता है कि नहीं, GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट, ठीक है। मटेरियल इनवर्ड लिया जाता है, आई होप यू नो दिस, मटेरियल इनवर्ड लिया जाता है, गेट इनवर्ड होता है, ठीक है। दिस ऑल डेट्स would be relevant dates to determine when the goods are actually received in your godown. Clear है? ठीक है, next, date on which debited in his bank account और date on which books of accounts में पेमेंट का एंट्री किया गया है। अब जब हम नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ रहे थे तब हम रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे, पैसा कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। Whereas in case of reverse charge, it is my purchase. So I am going to talk about पैसा कब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। Is it very clear? Okay. सो डेट ऑन विच डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, जो दिन मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया किसको, सप्लायर को, दैट बैंक अकाउंट का डेबिट डेट, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग डेट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिसिपिएंट का। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट इज द टैक्सेबल पर्सन इन दिस केस। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। द थर्ड कंसिडरेशन, दैट इज थर्ड पॉइंट while determining time of supply, 31st day from date of issue of invoice by supplier, by supplier। ओके, अब मेरा सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड अगर होगा तो वो मुझे क्या इशू करेगा, कहने से वो कुछ भी इशू करेगा, मेमो, बिल, कुछ भी लिखा रहता है, मालूम है तुम लोग को, एक कच्चा पावती रहता है, बिल लिखा रहेगा, कभी मेमो लिखा रहेगा, कभी चालान लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो कुछ भी वाला जो डेट है उधर से आपको 31st डे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस 3 डेट्स विच एवर इज अर्लियर वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ RCM गुड्स। कौन सा 3 डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट, बैंक अकाउंट से कब पैसा गया, बुक्स में कब रिकॉर्ड हुआ, या तो 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर, विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? और अगर इन तीनों से, ठीक है, इन तीनों से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, इन तीनों से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, तो रिसिपिएंट ने जब उसका एंट्री बुक में दिखाया रहेगा, ठीक है, सप्लाई जब दिखाया बुक्स में, एट दैट टाइम इट वुड बी कॉल्ड एज, दैट इज रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड इन तीनों से निकालना पॉसिबल नहीं है। जब इन तीनों से निकालना पॉसिबल है, वी आर गोइंग टू डू विथ दिस मेथड ओनली। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई? अब फॉर एग्जांपल मैं एयरपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन एयरपोर्ट। अब यहाँ पर जब मैं एयरपोर्ट बना रहा हूँ तब मुझे, क्या मस्त प्लेन बनाया देखो, ओके। सो जब मैं एयरपोर्ट बना रहा हूँ तो मुझे रनवे लगेगा, ओके, आई वुड नीड अ रनवे। तो अब ये रनवे के लिए मुझे ना सीमेंट लगती है, क्या लगती है, सीमेंट। ना मेरे पास ना सीमेंट सप्लायर्स हैं, ठीक है ना, पर मेरे को सीमेंट कैसे लगता है आपको पता है, रोज लगता है, रोज भी। अभी फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे लग गया, सीमेंट खत्म, मैं वापस से 5 बजे मंगवा लिया, वापस खत्म हो गया अगले दिन के लिए, वापस मंगवा लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं गुड्स को स्टॉक नहीं कर पा रहा हूँ। आई डो नॉट वॉन्ट टू ब्लॉक माई वर्किंग कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ सीमेंट। सो वॉट आई डू इज आई रेगुलरली परचेज सीमेंट। तो यहाँ पर मेरे डीलर के साथ मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, भाई तू मुझे हर 10 दिन में, ठीक है, 10th 20th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, दैट इज फॉर एग्जांपल 30 और 31st, इन 10-10 दिन के गैप में यू आर गोइंग टू इशू मी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या बताएगा, इस दिन पे इतना परचेस किया, इस तारीख को गुड्स इनवर्ड लिया, ठीक है। पूरा 10 दिन का ब्यौरा होगा, 10 दिन का पूरा कच्चा चिट्ठा है, 10 दिन में मैंने कितना सीमेंट परचेस किया। सो दिस सीमेंट सेलर इज द सप्लायर ऑफ गुड्स, ओके। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है मुझे, क्लियर है, ही इज डूइंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स टू मी। नाउ दिस 10th 20th एंड 30th इज कॉल्ड एज सक्सेसिव स्टेटमेंट डेट, सक्सेसिव स्टेटमेंट डेट, क्लियर है। अब अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑन अकाउंट पेमेंट करना। ऑन अकाउंट का मतलब समझते हो, ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है कि रफ बेसिस पे, अंदाज बेसिस पे, हर 5 दिन में 50,000 दूंगा मैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑन अकाउंट पेमेंट, ओके। जीएसटी के टर्म्स में हम बात करें तो यहां पर हम इसे कहेंगे सक्सेसिव पेमेंट्स, ठीक है, सक्सेसिव पेमेंट्स। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा हमें, अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसिव स्टेटमेंट वाला है, ठीक है, सीमेंट सप्लायर के पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूं अभी, अगर सीमेंट सप्लायर
आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसिव स्टेटमेंट वाला है, देन जब जब आप वो स्टेटमेंट इशू करोगे तब तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? प्रोविजन एकदम सेम था, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, प्रोविजन सेम है, तो डिफरेंस किधर है? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस में। ओके, सो व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? आंसर इज whenever successive statement is there, the successive statement तक आपको इनवॉइस इशू करना। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट एक महीने का एक बार देंगे हम, पर पेमेंट्स आर सक्सेसिव, हर 5 दिन में आपको 50,000 आ रहा है, तो हर 5वें दिन पे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स एंड सक्सेसिव पेमेंट्स। सो बताओ मुझे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में आप इनवॉइस कब तक बनाओगे? सक्सेसिव स्टेटमेंट है तो सक्सेसिव स्टेटमेंट तक, सक्सेसिव पेमेंट्स है तो सक्सेसिव पेमेंट तक। एंड व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई है द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट ऑफ आईसीआई। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाती है आईसीआई। ठीक है ना? सो लेट अस स्टार्ट अगेन। दिस डिस्कशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पर बात करते करते ये 4 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा थोड़ी देर में, जस्ट होल्ड ऑन। फर्स्ट पार्ट is normal supply of service. What do I mean by normal supply? Normal मतलब such a supply wherein tax is payable under forward charge mechanism. अगर मुझे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है तो मुझे नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस लगेगा। इज इट वेरी क्लियर? दैट इज सेक्शन नंबर 13(2). नाउ व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, कुछ टाइम लिमिट दिया है, मैं बताऊंगा आगे। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम लिमिट, if invoice is issued within time limit, then IR whichever is earlier, that is invoice date or receipt of payment date whichever is earlier. याद रखना IR, ठीक है? If invoice is issued within time limit, IR whichever is earlier. If invoice is not issued within time limit, then SR whichever is earlier. I hope this is clear. Okay. टाइम लिमिट में इशू किया तो IR whichever is earlier, नहीं किया तो SR whichever is earlier. समझ में आई ये बात? ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट मतलब क्या है? टाइम लिमिट क्या होती है, सुनना ध्यान से। अगर मैं अगर मैं बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, तो मेरे सर्विस के 45 डेज के अंदर अंदर, मेरे सर्विस देने के 45 डेज के अंदर अंदर मुझे इनवॉइस इशू करना है। क्लियर है? मुझे इनवॉइस कब तक इशू करना है? 45 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। हाउएवर इफ आई एम एनी अदर पर्सन other than NBFC, financial institution, insurance company and banking company, then I have to issue invoice within 30 days from provision of service. Okay, मतलब आज मैंने अगर आपको ये लेक्चर दिया है, ओके, सो इधर से मेरे को 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बनाना। अगर मैं 30 डेज में इनवॉइस बनाता हूं तो इनवॉइस की तारीख और जो दिन आपने मुझे पेमेंट किया वो तारीख विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? सो इन शॉर्ट, अगर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अर्लियर हो जाती है तो मुझे एडवांस पर भी जीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, एंड एडवांस पर मैं कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता हूँ? कैन आई से रिसिप्ट वाउचर? कैन आई से रिसिप्ट वाउचर? डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको इंटरलिंकिंग करवाई है। ठीक है, सो रिसिप्ट वाउचर मैं इशू करूंगा फॉर रिसिप्ट ऑफ एडवांस। ठीक है ना? सो हियर वी कंप्लीट विथ नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू very nicely understand this concept. Okay, date of service, date of service, date of invoice. Okay, receipt of payment and time of supply. Okay, निकालते हैं अभी। Date of service 1st January 2021. Date of invoice is 3rd February 2021. Receipt of payment 27th January 2021. ठीक है, ये पहला केस है। सेकंड केस
1st November 2000, रियली सॉरी, 1st January 2021, पेमेंट मिला मुझे 1st November 2021 एंड मैंने इनवॉइस इशू किया है 27th January 2021। क्लियर, ये एक केस हुआ। थर्ड केस लेता हूँ, यहाँ पर मैं बैंक हूँ, ओके, आई एम अ बैंक। 1st January 2021, 21st February 2021 एंड पेमेंट मिला है 31st January 2021। यहाँ पर वापस से मैं बैंक बनता हूँ 1st January 2021। मैंने जानबूझ के डेट ऑफ सर्विस सेम लिया है ताकि अलग अलग सिनेरियो कवर कर पाऊँ, ठीक है, एंड आपको कंफ्यूजन भी ना हो। 2nd February 2021 and receipt of payment, for example it is 10th January 2021। ओके, चलो अभी हमें निकालना है टाइम ऑफ सप्लाईज। एकदम सिंपल, पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अगर बैंक नहीं हो आप तो नॉर्मल 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बना कि नहीं बना। ओके, क्या फर्स्ट केस में 30 डेज के अंदर इनवॉइस बना, आंसर इज नो, नहीं बना। तो एस और आर विचर इज अर्लियर, इन दोनों में से अर्लियर इज 1 जनवरी। क्लियर, अब यहां पर देखो विद इन 30 डेज इनवॉइस बना क्या, यस बना। तो आई एंड आर विचर इज अर्लियर, सो 27/1 वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। नो सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी, देखो डेट आपको नहीं देखनी है, मंथ भी देखना है। ओके, सो हियर 1st November 2021 वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, 1st November, क्योंकि 1st November इज द अर्लियर देन 1st January। ये 2020 करना, क्योंकि पिछले साल ही मेरे को पैसे आ चुके हैं, ऐसा हमें समझना है। ओके, 1st November 2020। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी। अभी यहाँ पर आपको क्या प्रोविजन है, 45 डेज में आपको इनवॉइस बनाना है सर्विस के। सो 45 डेज कब खत्म हो रहे हैं इसके, कहना है से 14 फरवरी। ठीक है, 31 डेज का मंथ होता है जनवरी, सो 14 फरवरी तक मुझे इनवॉइस इशू करना है। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा हूँ 14 तक, 21 तक कर रहा हूँ। सो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, 1st January और 31st January, आंसर इज 1st January। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर मैं 45 डेज बैंकिंग हूँ, वापस से 45 डेज में यहाँ पर इनवॉइस में इशू कर रहा हूँ। तो आई एंड आर विच एवर इज अर्लियर, 2nd February और 10th January, विच एवर इज अर्लियर, सो 10th January would be the time of supply। आई होप यू आर गेटिंग दिस प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, रिवर्स चार्ज की हम बात कर रहे हैं। अब रिवर्स चार्ज में ना इन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको। ठीक है, प्रोवाइजो जो होता है, प्रोवाइजो में एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बारे में बात की है, एंड अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में बात की है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में। क्लियर, चलो अब अगर हम एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ सर्विसेज लेते हैं, जो एसोसिएट एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया में लोकेटेड है देन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया है एंड इट इज गिविंग यू सम सर्विसेज, then in that case this proviso would be applicable। So for example, आप import of service कर रहे हैं associate enterprise located outside India से, okay, what will be the time of supply, date of entry in books of accounts of recipient और date of payment whichever is earlier। अब यहाँ पर date of entry in books of accounts कहा गया है, date of payment entry in books of accounts नहीं कहा गया है, so you can take a reasonable assumption that invoice booking date in the books of accounts of recipient would be considered। However, in ICAI, some questions have considered पेमेंट बुकिंग डेट। ओके, तो अभी एग्जाम के लिए आप पेमेंट बुकिंग डेट अज्यूम करके चलो, बट प्रैक्टिकली देर इज अ ग्रे एरिया इन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, खाली डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा है। अब डेट ऑफ एंट्री मतलब कौन सी एंट्री, रिसिपिएंट पासेस टू एंट्रीज, वन इनवॉइस बुकिंग, सेकंड पेमेंट एंट्री, सो विच एंट्री you are actually talking about? So here I am talking about invoice booking entry। Clear?
हाउएवर आईसीआई के सम्स में मैं वापस कह रहा हूँ, पेमेंट का बुकिंग डेट कंसिडर किया गया है, तो आप एग्जाम पर्पस के लिए पेमेंट का बुकिंग डेट ही कंसिडर करो। क्लियर है? चलो, अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब नॉर्मल नॉर्मल सर्विसेज जो आरसीएम में टैक्सेबल है, जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, जीटीए, डायरेक्टर, ठीक है, स्पॉन्सरशिप वाला याद आ रहा है, लीगल सर्विस एंड ऑल सच अदर सर्विसेज। सो अब उन सर्विसेज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो जो रिसिपिएंट है वो कब टैक्स लायबिलिटी पे करेगा? आंसर इज 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर। बुक्स मतलब किसका बुक्स? रिसिपिएंट का बुक्स। क्लियर है? सो सिंपली 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, और बुक्स में जब मैंने पेमेंट रिकॉर्ड किया, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, कमिंग टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या हो रहा है, अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू किया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ओके, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट, एस आर, विच एवर इज अर्लियर, सेम प्रोविजन है। क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो माय फ्रेंड्स, द डिफरेंस इज द टाइम लिमिट अप टू विच इनवॉइस कैन बी इशूड। यहां पर डिफरेंस है। ओके, यहां पर डिफरेंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? So what is the time limit to issue invoice? Answer is, if due date of payment is ascertainable from the contract, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई ये दिन पे आपका पेमेंट ड्यू है, सो जो दिन पर मुझे पेमेंट ड्यू थी उस दिन पर मुझे इनवॉइस इशू करना है। बाय दैट डेट आई हैव टू इशू इनवॉइस। क्लियर? सच ड्यू डेट के पहले तक। अगर पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में से, ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के बारे में लिखा ही नहीं कुछ, हालांकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं है, पर अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो जब भी आपको एक्चुअल पेमेंट मिलेगी अपने रिसिपिएंट से, तब आप इनवॉइस इशू कर दो। क्लियर? एंड अगर आपका पेमेंट मिलना आपके काम से लिंक्ड है, मतलब आपने अगर 20% काम किया तो 20% पैसा मिलेगा, 10% काम किया 10% पैसा मिलेगा। तो जब जब आप उतना उतना परसेंटेज काम कर लेते हो, ठीक है, तब तब आपको इनवॉइस इशू करना है। इज इट क्लियर? सो इन टाइम लिमिट्स में अगर इनवॉइस इशू नहीं हुई, ओके, तो ये जो टाइम लिमिट्स है, दैट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? यहाँ पर डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा हुआ है जरूर, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज अनआइडेंटिफाइबल। ओके, अभी मैं एयरपोर्ट बना रहा हूँ, एयरपोर्ट बनाने को 2 साल लगेगा, ओके, तो यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है मेरा, सो इट इज ऑब्वियसली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? तो यहाँ पर डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस तो 3 साल बाद होगी, तो क्या 3 साल बाद इनवॉइस बनाएंगे? नहीं, आपको इनवॉइस जब तक बनानी चाहिए थी, इन शॉर्ट, द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अगर हम प्रोविजन को इस तरीके से पढ़ेंगे तो भी हम गलत नहीं है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ प्रोविजन। लास्ट डेट तक आपको इनवॉइस बनानी है, अगर आप नहीं बनाते हो तो वो डेट, और जब आपको पैसा मिल रहा है वो डेट, विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द कॉमन नोट। When it is not possible to determine time of supply of goods or services under RCM, the time of supply shall be date of entry in the books of accounts of recipient of supply. सिंपल नोट है। अगर आरसीएम के केस में, अगर आरसीएम के केस में मुझे जो टाइम लिमिट्स दी हुई है, ठीक है, 31st डे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, ये गुड्स के लिए, सर्विस के लिए 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट, अगर इनसे मुझे नहीं पता चल रहा है रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई, देन जो दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो सप्लाई दिखाया, that day would be considered as time of supply. Is it very clear? Okay. अब और एक कॉमन नोट बताऊंगा मैं। अगर आपको अगर आपको इनवॉइस वैल्यू से 1000 तक एक्स्ट्रा अमाउंट मिली, इनवॉइस वैल्यू अगर एग्जांपल 500 रुपए है एंड आपको 1500 रुपया किसी ने दे दिया, ठीक है, सो जो डिफरेंशियल 1000 है, जो एक्सेस 1000 है, उसका टैक्सेबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन होगा? ओके,
चार्ट में आ जाते हैं अपन, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे आते हैं तब समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझेगा एग्जाम्पल के साथ। ओके, इफ आई एम एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ, ठीक है, अब इनवॉइस वैल्यू में लेता हूँ 740 रुपीज, ठीक है, रुको इधर नहीं लिखता हूँ, उस बाजू लिखता हूँ। 740 रुपीज इज द इनवॉइस वैल्यू, ओके, एंड पेमेंट रिसीव्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, पेमेंट रिसीव्ड सपोजिंगली 900, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स वापस से लिख रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स 740 एंड 2000, सप्लाई ऑफ सर्विसेज 740 एंड यहाँ पर 900, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज 740 एंड 2000। डिफरेंस समझना, मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेमेंट मिला है हमको फर्स्ट एंड थर्ड केस में, फर्स्ट केस एंड थर्ड केस में, ऑब्वियसली इट इज नॉट मोर देन 1000, ठीक है, नॉट इन एक्सेस ऑफ 1000, ठीक है, मतलब 1740 से ज्यादा नहीं मिला। 1000 का मतलब ये नहीं कि 900 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 1000 एक्स्ट्रा से ज्यादा नहीं मिला, ओके, मतलब 200 रुपये मिला है, यहाँ पर कितना है 160, आई कैन से यस 160 रुपीज ही एक्स्ट्रा मिला है, ओके। सो एक्सेस कितना है यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे 160 इज एक्सेस, एंड उस केस में कितना है 2000 माइनस 740, 1260 रुपया मिला है, ओके। अब टैक्सेबिलिटी किस तरीके से आएगी, तो पॉइंट नंबर 1 में एंड पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है, 1 एंड 3 केसेस में गवर्नमेंट ने हमको ऑप्शन दिया कि ये 160 का टैक्सेबिलिटी आप जब अगले महीने का इनवॉइस इशू करोगे तब आप इसके ऊपर जीएसटी पे कर देना। क्लियर है, जब भी आप इसको पे करोगे, दैट इज एडजस्टमेंट करोगे, तब आप इसके ऊपर जीएसटी भर देना। क्लियर। हाउएवर द सेड टॉक इज इररिलेवेंट व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके लिए इररिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि एडवांस पर तो वैसे भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती गुड्स के लिए। तो यहाँ पर केस 1 एंड 2 में 1000 से ज्यादा मिले या 1000 से कम मिले, इट इज इररिलेवेंट फॉर डिस्कशन। हमेशा इनवॉइस बेसिस पर ही टैक्सेबिलिटी चलेगी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। वेयर इज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आई हैव एन ऑप्शन कि अगर 1000 से कम रुपया मिला है मुझे, ओके, सो इसको मैं नेक्स्ट मंथ में या कभी भी जब भी मैं इनवॉइस इशू करूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ 160, आई कैन कंसीडर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस 160 एट दैट टाइम। हाउएवर यहाँ पर मुझे 1000 से ज्यादा पैसा मिला, एक्स्ट्रा 1000 से ज्यादा है, ओके। सिंस एक्सेस इज मोर देन रुपीज 1000, I have to pay tax on this amount today. Why today? Because invoice or receipt of payment, whichever is earlier. Since invoice will be issued in the next month, however payment is received now, you have to issue invoice. Clear है? But up to 1000 was the exception for this principle. समझ में आ रही है बात? Okay. अब ये वाला जो कंडीशंस है ये मेजरली कब एप्लीकेबल होता है पता है आपको? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जब जो एयरटेल वगैरह है इनको 471.42 का इन्होंने बिल बनाया, पर पार्टी कितना पे करेगा 472, तो यहाँ पर इनको 0.58 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है, ओके। तो क्या ये 0.58 रुपीज पे जीएसटी उनको आज पे करना है? आंसर इज नो, क्योंकि ये एक्सेस है जो 1000 से कम है। सो इनको ये जीएसटी कब पे करना है इसके ऊपर का? नेक्स्ट मंथ में, जब वो इस अमाउंट का बिल बनाएंगे। अब नेक्स्ट मंथ में भी यही बिलिंग बनेगा 471.42, ओके। अब पर पेमेंट कितनी होगी इस बार बताओ मुझे, मैं पेमेंट कितनी करूंगा? कैन आई से मैं सिर्फ 471 पे करूंगा। व्हाई? व्हाई आई विल पे ओनली 471? बिकॉज 0.58 आई हैव ऑलरेडी पेड एक्सेस। सो इन शॉर्ट मेरे पास अकाउंट में बैलेंस 471.58 का था, जबकि बिल था 471.42 का। तो जो एयरटेल है जो ये 471.42 का बिल बना रही है, ओके, इस टाइम पर उसको टैक्स पे करना है, नॉट ऑन द रिसिप्ट ऑफ 0.58। अब अगर आप देखोगे इनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 300 मिलियन कुछ भी होगा, जो भी अमाउंट, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो तो देयर कैन बी ह्यूज टैक्स लायबिलिटी अपॉन एयरटेल।
So this tax liability can be deferred up to date of issue of invoice. I hope you are getting it. Okay, chalo. Coming back to the chart book again. Okay, so here we have completed with time of supply of goods, services and common points. अब यहाँ पर ना आपके अटेम्प्ट में एक अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट क्या है सुनना ध्यान से. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस. अब ये एक प्रोवाइजो जब गवर्नमेंट ने डाला है सेक्शन 31 में, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना स्कोप थोड़ा सा वाइडन कर दिया. मतलब अगर वो चाहे कि कुछ अलग अलग सप्लाईज के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई का, अलग अलग इनवॉइस का टाइम लिमिट होना चाहिए इशू करने का, तो यस नाउ इट कैन स्पेसिफाई. पहले सेक्शन 31 में वो पावर नहीं थी, अब वो पावर आ चुकी है. तो अब गवर्नमेंट जब भी कोई नोटिफिकेशन इशू करेगा, इट विल इशू नोटिफिकेशन अंडर दिस प्रोवाइजो. आई होप इट इज क्लियर. ओके, चलो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू नाउ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर कॉमन प्रोविजंस. मतलब गुड्स एंड सर्विस के लिए कोई भेदभाव नहीं है. ये भेदभाव नहीं है. वाउचर, स्पेशल चार्जेस एंड अदर्स. अगर आप गुड्स का वाउचर सेल करते हो, चाहे आप कंसिडरेशन अगर आपको लेट मिलता है फॉर गुड्स और सर्विसेज, या फिर अदर का केसेस है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस रिमेन द सेम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 4. ऑब्वियसली 12(4) इज फॉर गुड्स, 13(4) इज फॉर सर्विसेज. अब ये क्या कहता है? इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, the supply is identifiable at the time of issue of voucher, the date of issue of voucher is the time of supply. Okay, अगर आपको मालूम है कि आप क्या सप्लाई करने वाले हो, तो वो वाउचर का जो डेट होगा, जो दिन आपने इशू किया, that date would be considered as time of supply. If supply is unidentifiable at the time of issue of voucher, अगर आपको नहीं मालूम कि आप क्या सप्लाई करने वाले हो, then in that case date of redemption is the time of supply. Is it very clear? एक एग्जांपल लेता हूं to make you understand this concept very beautifully. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हो, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड. अब ए लिमिटेड क्या करता है, मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, इसके पास जाता है एंड कहता है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज के लिए वाउचर्स दो फ्री में इस स्टेडियम में मैच देखने के लिए. ठीक है, माई एम्प्लॉयज वॉन्ट टू वॉच मैच इन दिस स्टेडियम. ठीक है, इस स्टेडियम में इनको मैच देखने बैठना है. तो अब ए लिमिटेड क्या होता है, ए लिमिटेड क्या करता है, इनसे वाउचर खरीदता है. इनसे वाउचर खरीदा. ओके, अब फॉर एग्जांपल वाउचर है, समझो 3,000 की एक टिकट है, ऐसे 3 एम्प्लॉयज को देना है. क्लियर है? अब यहाँ पर यहाँ पर अगर वानखेड़े स्टेडियम ने फॉर एग्जांपल MI वर्सेस CSK ये मैच का पास दिया, ठीक है, ये जो सप्लाई करने वाला है, ठीक है, ये जो सर्विस देने वाला है, इस ट्रांजैक्शन का अगर वाउचर इशू हो रहा है इसको, ऑब्वियसली ए लिमिटेड इज गोइंग टू पे टू वानखेड़े स्टेडियम. हाउएवर इनको फ्री में इशू किया वाउचर्स, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज है. ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंस वानखेड़े स्टेडियम न्यू कि ये वाउचर जो है वो मुंबई वर्सेस CSK के टाइम पर रिडीम होने वाला है, तो जब वाउचर इशू कर रही थी ए लिमिटेड को, तब उसे पता था कि क्या सप्लाई करने वाली है. सो इन दिस केस the date on which this voucher was issued is called as time of supply in from the perspective of Wankhede Stadium. Clear? Time of supply would be date of issue of voucher. Now I am twisting some example. ठीक है, इसका example थोड़ा twist करते हैं. सेम example है बट थोड़ा सा twist. अगर वाउचर वानखेड़े स्टेडियम देता है कि 2020-2021 में इन साल में जो भी मैच होगा वो एक मैच देखने मिलेगा. अब यहाँ पर क्या कहा मैंने, कोई भी मैच देखने मिलेगा. सो इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉय टू वॉच विच मैच. अगर उसको वो MI और CSK का फैन नहीं है, तो वो RCB वर्सेस पंजाब देखने जाएगा, उसकी मर्जी है. ठीक है, तो वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच होगा उनमें से कोई भी मैच देखना चाह रहा है तो वो जा सकता है. सो हियर आई कैन से दैट दिस सप्लाई वाज अनआइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर. ओके, वाउचर इशू किया जब वानखेड़े ने, तब नहीं पता था कि ये लोग कौन सा मैच देखने आएंगे.
सो इन दैट केस जब भी वो वाउचर रिडीम करेंगे 3 एम्प्लॉइज, दैट डेट ऑफ रिडम्शन वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट वेरी क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया? प्लीज नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स एट अ नेक्स्ट लेवल। ओके, चलो, so this is the example of date of vouchers. नेक्स्ट, कंसिडरेशन। आपको अगर लेट मिलता है, ओके, स्पेशल चार्जेस इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपको कुछ चीज सप्लाई की, बोला कि 60 दिन में पैसे दो, आपने 60 दिन में नहीं दिया, 90 दिन में दिया, तो जो 30 दिन का मैं आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा, उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? द डेट ऑन विच वी रिसीव द कंसिडरेशन। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, अदर्स। अदर्स मतलब कि ये सारे प्रोविजंस हमने जो अब तक सीखे, इनमें से अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते, देन आपको सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 से डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर? सो व्हाट डज इट सेज? इट सेज वेयर अ पीरियोडिक रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड। पीरियोडिक रिटर्न मतलब आई कैन से जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 भी पीरियोडिकल है, बट ऐसा रिटर्न जो टैक्स का पेमेंट करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज 3B। सो 3B इज कॉल्ड एज पीरियोडिकल रिटर्न इन माई ओपिनियन। यहाँ पर आपको एग्जाम में आप पीरियोडिकल रिटर्न ही लिखो, बस समझने के लिए 3B समझ के चलो। हैज टू बी फाइल्ड। अगर आपको 3B फाइल करना पड़ रहा है, ओके, देन इन दैट केस जो डेट, द बी द डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, मतलब ड्यू डेट की बात चल रही। ड्यू डेट ऑफ 3B would be considered for time of supply, or in any other case the date on which tax is to be paid, tax is paid। ओके, अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना है, देन 3B का ड्यू डेट। अगर आपका पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं करना बनता है, देन टैक्स जो दिन आपने पे किया, दैट डेट। क्लियर है? नेक्स्ट, देयर वाज सम अमेंडमेंट इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई वाज अमेंडेड फॉर TDR, FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो क्या है? TDR का मीनिंग मैंने आप लोग को चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में बताया हुआ है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सीसी का डेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर पेइंग टैक्स, on TDR, FSI and long term lease। Clear? And this is chargeable under reverse charge in the hands of promoter। Now last section, that is section number 14, very important section। इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब सेक्शन 14 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर वन इज वेयर सप्लाई इज प्रोवाइडेड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। एक टाइमलाइन बनाने की आपको, एक टाइमलाइन में आपको एक वर्टिकल मार्क लगाना है। ठीक है, दिस इज द डेट ऑन विच रेट ऑफ टैक्स इज चेंज। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स इस दिन पर चेंज हुआ। अब अगर सर्विस आपकी इसके पहले प्रोवाइड हुई है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का पूरा बॉक्स समझना है। एंड अगर सर्विस आपकी बाद में प्रोवाइड हुई है, देन आपको ये वाला राइट साइड का बॉक्स समझना है। ठीक है ना? नाउ एक सिंपल लॉजिक दिमाग में रखना है। सप्लाई के बाजू में जो रहेगा, दैट विल बी द दैट रेट ऑफ टैक्स वुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बाजू में जो रहेगा। ओके, तो यहां पर सप्लाई के बाजू में अगर इनवॉइस डेट है, सप्लाई के बाजू में अगर इनवॉइस डेट है, मींस सप्लाई आपने रेट ऑफ चेंज के पहले किया, इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया, द ओल्ड रेट वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, समझ में आई ये बात? अगर सप्लाई के बाजू में पेमेंट है, देन रेट ऑफ टैक्स जो दिन पेमेंट का रहेगा, दैट विल बी एप्लीकेबल। अगर सप्लाई के बाजू में कोई भी नहीं है, सप्लाई के बाजू में कोई भी नहीं है, देन दोनों वो साइड पर जो है ना, विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड इन दिस केस न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल। यस और नो? क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी। पी का मीनिंग क्या है वो समझते हैं हम। ओके, कम टू द व्हाइट बोर्ड। देखो, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू ड्रॉ द टाइमलाइन। ठीक है, ड्रॉ द टाइमलाइन। टाइमलाइन पूरी ड्रॉ कर लो अच्छे से। कैसे ड्रॉ करोगे आप?
एकदम नॉर्मल ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना दो और यहाँ पर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का एक पॉइंट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ चेंज इन रेट इज डेट ऑन विच रेट ऑफ टैक्स इज चेंज 1 अक्टूबर। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन में इनवॉइस का डेट दिया रहेगा, तो अभी इनवॉइस का डेट इधर है कि इधर है, आपको पहले वो लोकेट कर लेना है। ठीक है ना। अब अगर समझो मैं बोलता हूँ 29 सितंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 सितंबर 2021। ओके। अब क्वेश्चन में दिया होता है कि इनवॉइस कब इशू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटर्न 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर 1 के ये बाजू आएगा, तो यहाँ पर आपको आई लिख देना है 4 अक्टूबर। ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू लोकेट पी। आपको पी लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है? पी। अब पी को लोकेट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट, कुछ लीगल प्रोविजन समझना पड़ेगा। ठीक है ना। 4 days वाला प्रोविजन समझना पड़ेगा, ध्यान देना अभी। अब इसमें क्या कहते हैं, अगर आपको चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के, ध्यान देना, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के 4 दिन में पैसा आया, ठीक है, अगर विद इन 4 days पैसा आया, विद इन 4 days अगर पैसा आ जाता है, ठीक है, मतलब यहां पर मैं कहूंगा 4 अक्टूबर तक। 4 क्यों सर? क्योंकि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के दिन को भी आपको इंक्लूड करना है। ओके। तो 1, 2, 3, 4, मतलब 4 तारीख तक पैसा आना चाहिए। एंड अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का जो जयंती है, दैट इज गांधी जयंती 2 अक्टूबर इज अ हॉलीडे, नॉट अ वर्किंग डे, देन यू हैव टू इग्नोर 2। मतलब 4 days क्या है? 4 वर्किंग डेज है ये। इज इट वेरी क्लियर? दिस 4 आर वर्किंग डेज। सो अगर मैं कहूँ कि 2 अक्टूबर छुट्टी है, तो कब से आप कैलकुलेट करोगे? 1, 3, 4, 5। समझ में आया? तो अगर 5 अक्टूबर तक अगर आपके बैंक में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है, इस सप्लाई के पैसे 5 अक्टूबर तक अगर क्रेडिट हो जाते हैं, then the P will be not time of supply. The P will be P, that is payment received का date will be books or bank whichever is earlier. Books or bank whichever is earlier. तो बुक्स में रिकॉर्डिंग या बैंक में क्रेडिट whichever is earlier. क्लियर? और अगर 4 दिन में पैसे नहीं आते, that is not in 4 working days from date of rate in change of from date on which rate of tax is changed. क्लियर? अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बैंक अकाउंट में जब पैसे आएंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट में जब पैसे क्रेडिट होंगे, दैट डेट विल बी कॉल्ड एज पी, नॉट बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर ना। बुक्स और बैंक नहीं। इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है पता है आपको? जब भी रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है, ठीक है, तब टैक्स पेयर का दिमाग क्या चलता है कि हम लोअर रेट ऑफ टैक्स से बिलिंग कर दे। ओके। तो जो बुक्स होती है, अगर मैंने समझो कि इस केस में भी कह दिया बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर बुक्स मेरे कंट्रोल में है। आई कैन चेंज द डेट ऑफ जर्नल वाउचर एट वॉट एवर डेट आई वॉन्ट। मुझे जो दिन चाहिए मैं वो डेट डाल सकता हूँ। ओके। सो हर केस में बुक्स और बैंक नहीं लगाएंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कहेगा, गवर्नमेंट ने क्या कहा है रेदर, कि जो जेन्यून पर्सन है, जिनको 4 दिन में पैसे आते हैं, लेट देम टेक द बेनिफिट ऑफ बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। बट जो लोगों को पैसा 4 दिन में नहीं आने वाला, जो लोग बुक्स का फायदा उठा करके टाइम ऑफ सप्लाई को पीछे लेके जाएंगे, उनके लिए ये प्रोविजन नहीं है। जिनको 4 दिन के बाद पैसा आएगा, उनके लिए स्ट्रिक्टली बैंक अकाउंट में जो दिन पैसा आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पी। तो अब तक हमने पी का डिटर्मिनेशन किया, नॉट टाइम ऑफ सप्लाई। अब पी को आपको लोकेट करो, यहां पर है कि यहां पर है, एंड देन यू डिसाइड दैट अगर एस के बाजू है तो एस, एस के बाजू है तो जो भी है, दैट इज आई और पी। एस के बाजू में कोई नहीं है तो विच एवर इज अर्लियर। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया? दिस आर द फ्यू स्टेप्स विच यू हैव टू कंसिडर। ओके। चार्ट बुक में वापस आ जाते हैं हम। ओके। अभी आफ्टर का देखते हैं। मतलब अगर सर्विस आपने बाद में दिया है, ठीक है, आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सर्विस दिया है, तो सर्विस के बाजू में जो भी है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस है तो इनवॉइस, अगर सर्विस के बाजू पेमेंट है तो पेमेंट, सर्विस के बाजू में कुछ नहीं है तो विच एवर इज अर्लियर। समझ में आई ये बात? क्लियर है? अब यहाँ पर हर जगह पे जिधर जिधर पी बोला ना, उधर हर जगह पे आपको 4 days का प्रोविजन लगाने का है। इज इट क्लियर? डन। हियर वी एंड विद दिस चैप्टर। आई वुड लाइक टू टेक few examples so that you can understand the concept of change in rate of tax much better. Okay.
2-3 एग्जाम्पल लूंगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जिसको प्रोविजन समझ में आ गया दे कैन स्टॉप द वीडियो एंड दे कैन स्टार्ट स्टडिंग। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, देन डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पर मैं बुक्स लिख रहा हूँ, एंड डेट ऑफ पेमेंट बैंक, ठीक है, एंड द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इज ऑन 1 अक्टूबर 2021। सेकेंड अक्टूबर इज हॉलीडे, यहाँ पर लिखा है, हाँ मैंने, ध्यान देना, 2 अक्टूबर इज अ हॉलीडे। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ सप्लाई फॉर एग्जाम्पल इट इज 29 सितंबर, डेट ऑफ इनवॉइस इज 1 अक्टूबर, डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स इट इज 27 सितंबर, एंड बैंक में मेरे को पैसा आया है 8 अक्टूबर। एकदम स्टेप वाइज करना, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगेगा, स्टेप वाइज। फर्स्ट डिजाइन अ टाइमलाइन, ओके, टाइमलाइन बना, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर लगा दो 110, ओके। अभी एक एक चीज को लोकेट करो। डेट ऑफ सप्लाई कभी है 29 सितंबर, तो यहाँ पर ऐसा आएगा 29 सितंबर। डेट ऑफ पेमेंट बुक्स, डेट ऑफ पेमेंट बैंक, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस का 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर ही आएगा 1 अक्टूबर। क्लियर है, इनवॉइस डेट। नाउ लेट अस ट्राई टू लोकेट पी। सबसे पहले क्या चेक करना है, 4 दिन में पैसा आया कि नहीं आया। कहना ऐसे नहीं आया, यस नहीं आया, तो जो दिन मेरे को बैंक में पैसा आएगा दैट विल बी माई पी। तो 8 अक्टूबर यहाँ पर पी है। क्लियर है। अब सप्लाई के बाजू में कोई भी नहीं है, तो देन विच एवर इज अर्लियर दैट इज 1 अक्टूबर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड यहाँ पर जो भी रेट रहेगा, ठीक है, नया रेट, फॉर एग्जाम्पल 12 से 18 हुआ था, सो 18% वुड बी एप्लीकेबल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 29 सितंबर को सर्विस प्रोवाइड हुआ, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस वाज 28 सितंबर, मैंने इनवॉइस पहले बना दिया। बुक्स में मैंने पेमेंट रिकॉर्ड किया है 4 अक्टूबर को, ओके, 4 अक्टूबर को, एंड पेमेंट मुझे मिला है 15 अक्टूबर को। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द टाइमलाइन। 1 अक्टूबर, अब सप्लाई कभी है 29 सितंबर, सो यहाँ पर मुझे 29 सितंबर को लोकेट करना है। 29 सितंबर। इनवॉइस कभी है 28 अक्टूबर, तो ठीक है, यहाँ पर ही कर दो इनवॉइस 28 सितंबर, नॉट अक्टूबर, 28 सितंबर। पेमेंट इन बुक्स, एंड ये है बैंक। अब लोकेट करते हैं पी। क्या मुझे पैसा 4 दिन में मिला? आंसर इज नहीं सर, 4 दिन में नहीं मिला। अगर 4 दिन में मिलता तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर होता, ठीक है। अब यहाँ पर 4 दिन में नहीं मिला, तो 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर। क्लियर है। सो अब यहाँ पर पी है मेरा, सर्विस के बाजू में क्या है, आई, सो ओल्ड रेट वुड बी एप्लीकेबल। क्लियर। अब सेम केस में अगर मैं 15 अक्टूबर के जगह पर लिखूं, सेम केस में थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, 30 सितंबर, 30 सितंबर को मुझे पैसा आया, ओके। अब यहाँ पर लोकेट करो, चलो वापस से टाइमलाइन बनाओ। यहाँ पर दुनिया भर के लोगों की मिस्टेक हो गई, सबकी मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना चाहोगे क्या मिस्टेक करने वाले हो? चलो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ओके। सप्लाई 29 सितंबर, इनवॉइस 28 सितंबर। अब पी लोकेट करते हैं, ठीक है। क्या मुझे 4 वर्किंग डेज में पैसा आया? जी हाँ, आ गया, ठीक है, आ गया। तो पी विल बी बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, 410 और 30th 9 विच एवर इज अर्लियर, सो 30th 9। क्लियर है, 30th 9। Since all the three elements are on one side, since all the three elements are on one side, section 14 is inapplicable. Section 14 does not applies. समझ में आया? सेक्शन 14 कब अप्लाई होगा? जब तीनों में से कोई तो एक कंपोनेंट उधर है या तो इधर है। So section 14 is not applicable. You have to determine time of supply as per section 12 or section 13. Is it clear? समझ में आई बात? टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। सो दिस इज ऑल विद दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।